अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज़म मेरा चचाजाद था। हमारी मोहब्बत की शादी थी, लेकिन ये मोहब्बत किसी से ढकी छुपी ना थी। हम बचपन में एक घर में रहते थे जो कि वालिद और चचा जान को दादा की जानिब से विरसे में मिला था। बचपन साथ गुजरा। आज़म और मैं इकट्ठे खेल कूद कर बड़े हुए। जब होश आया तो एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के बगैर खुश नहीं रह सकते। वालिद साहब ने नया घर बनवाया और हम वहां शिफ्ट हो गए, लेकिन मैं नए मकान में खुश न रहती थी। सभी जानते थे कि चचा के बच्चों से जुदाई ने मुझे परेशान कर दिया है। खास तौर पर आज़म बहुत याद आता था। आज़म भी अब बुझा बुझा रहने लगा। उसका दिल पढ़ाई में न लगता और मेरे भाई से मिलने के बहाने वो रोज हमारे घर आ जाता। उसे देखते ही मैं खिल उठती, दौड़कर चाय बना लाती, कभी समोसे कभी पकोड़े तल लाती। हमारी मोहब्बत आया थी। अबू और चचा ने इसी बाइस शादी के बंधन में बांध दिया। शादी के बाद मैं फिर उसी घर में आ गई जहां बचपन गुजरा था। बहुत खुश थी। ये घर मेरे लिए अजनबी ना था। ससुराल वाले वही अपने और प्यार करने वाले लोग थे। मैं अपनी किस्मत पर नाज करती थी कि जो आरजू थी पूरी हो गई। अब किसी शय की आरजू ना रही थी। जल्द ही अल्लाह ताला ने औलाद भी दे दी और मैं माँ के मुकद्दस रुतबे पर फाइज हो गई। बच्चों की परवरिश में खो गई। चची हाथ बटाती थीं, वो साथ न देती तो नन्हे मुन्ने बच्चों को पालना और संभालना कोई आसान बात ना थी। जिन दिनों चची बीमार थीं, हमारी पुरानी मुलाजमा जुबैदा खातून अपने गांव लौट गई। उन दिनों मुलाजमा की अशद ज़रूरत थी। बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारी, ऊपर से बीमार चची की देखभाल। मैं थकन से निढाल और नीम जान रहने लगी। बताती चलूं कि मेरे एक जेठ थे जो अपनी फैमिली के साथ अलहदा घर में क़याम पजीर थे। ननद कोई न थी, अलबत्ता 2 देवर गैर शादीशुदा हमारे साथ ही रहा करते थे। चचा जान का इंतकाल 2 बरस कबल हो चुका था और अब सास को भी मरजुल मौत लाहक था। उन्हें जिगर का कैंसर बताया गया था। उन दिनों जो भी हमारी सास की तीमारदारी को आते, उनसे मुलाजमा ना मिलने का दुख बताती और इल्तजा करती, अगर कोई औरत ज़रूरतमंद हो तो मेरे पास भिजवा दे, मैं अच्छी तनख्वाह दूंगी। काफ़ी बार पड़ोसन से भी जिक्र किया था। एक रोज़ उसके तवस्सुत से एक नौजवान औरत हमारे घर आई। खासी खूबसूरत और तनोमंद थी। उसने बताया कि आमना बीबी ने भेजा है। पहले उनके यहाँ काम करती थी, अब उनके पास दूसरी औरत काम कर रही है, उनको ज़रूरत नहीं है, तभी आपकी तरफ भेजा है। औरत ने अपना नाम रज़िया बताया। मैं तो मुलाजमा को तरस रही थी, लिहाजा उसके बारे में ज़्यादा छानबीन न की और फौरन रख लिया। रज़िया जैसी नज़र आ रही थी वैसी ही साबित हुई। हर काम सलीके और सुगड़ापे से करती थी। सुबह आती और रात को 8 बजे चली जाती। वो एक साफ सुथरी और तमीज़दार औरत थी। ज़्यादा बातें नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती। उम्र यही कोई 24 साल थी। कहती थी भाई और भाभी के साथ रहती हूँ। शौहर की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी जो रिक्शा चलाता था। रज़िया की कोई औलाद न थी। शादी के 3 बरस बाद बेवा हो गई थी। तब से भाई की ज़ेरे कफालत थी, जो खुद भी एक बस ड्राइवर था। उसके कुछ बच्चे थे और मकान किराए का था। गुज़र औक़ात बमुश्किल होती थी। तभी रज़िया अपनी भाभी की निगाहों में खटकने लगी। वो उस पर एक बोझ थी। जब तक भाभी के बच्चे छोटे थे, उनकी परवरिश में मददगार होने के बायस उसका वजूद भाई और भावज को गवारा था। लेकिन अब महंगाई और कसीरुल अयाली का रोना था। इसी सबब रज़िया ने घर से कदम निकाला था और बतौर घरेलू मुलाजमा वो अपने अखराजात पूरे करती थी। वो परेशानी से लबरेज दिन थे। चची जान की बीमारी आखिरी मराहल में थी और ये एक ला इलाज मर्ज था। फिर भी उन्हें हस्पताल में दाखिल कराना पड़ा ताकि ज़रूरी तिब्बी इमदाद मिलती रहे। मेरे बड़े बच्चे स्कूल जाते और 3 छोटे घर पर होते। शौहर और देवर अपने अपने दफ्तर चले जाते। मुझे बच्चों के साथ घर और बीमार सास को भी देखना होता था। ऐसे मुश्किल वक्त में रज़िया मेरे लिए फरिश्ता रहमत बनकर आई थी और उसने आते ही मेरी आदि से ज़्यादा परेशानियों को समेट लिया था। वो इतनी फ़र्ज सनाश और हलीमुल तिबा थी कि एक दिन भी मुझे शिकायत का मौका ना दिया। दर्दमंद दिल की मालिक थी। मेरी सास के साथ बेहतरीन सलूक किया, जबकि वो बिस्तरे मर्ग पर थी। एक नर्स की तरह देखभाल करती, हत्ता कि रात को भी रह जाती और रातों को उनके साथ जागती। ये उसका काम था कि रात को जागकर एक मरीज़ा की आहुजारी को समेटने का अब मुझ में तो याराना ना रह गया था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जबकि चची बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, मेरे शौहर उनको अस्पताल से घर ले आए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया,
आजम ने कहा, वहाँ उनकी बेहतर देखभाल नहीं हो सकती, अपने घर में हम ज़्यादा ख्याल रख सकते थे। ये चंद रोज़ की मेहमान हैं तो फिर क्यों दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दें। अपने घर में हम ज़्यादा देखभाल कर सकते हैं। चची को घर का सुकून मिला। मैं दिन को उनके करीब रहती और रज़िया खाना बनाती, घर संभालती, बच्चों को देखती। रात को मैं बच्चों के पास होती और वो मेरी सास के कमरे में होती। उसने अब घर जाना इस वजह से तर्क कर रखा था क्योंकि हमको उसकी दिन रात ज़रूरत थी। शुरू रात को मेरा कोई ना कोई तेवर या फिर आजम चची जान के कमरे में ड्यूटी देते थे। बच्चे मुझको इतना थका देते कि मैं रात को हरगिज़ अपनी बीमार सास की चारपाई से लगकर रात भर जागने की तकलीफ ना उठा सकती थी। अल्लाह ताला का फरमान है, हर जी रूह ने मौत का मज़ा चखना है। बिलाखिर वो दिन आ गया जब मेरी सास दुनिया के तमाम दुखों से नजात पा गई और आधी रात को उनकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। काफ़ी दिन घर में सोग की फिजा रही। रज़िया ने इन नाजुक लम्हात में भरपूर साथ दिया और अब वो मुस्तकिल हमारे घर ही रहने लगी क्योंकि उसकी भावज ने उसको अपने घर रखने से इनकार कर दिया था। मैं तो रात को बेहोश होकर सोती थी। मुझे नहीं मालूम कब हमारे घर में क्या हुआ। एक रोज़ रज़िया ने कहा कि हमारे घर की मुलाजमत वो अब मज़ीद जारी नहीं रख सकती क्योंकि उसके भाई ने उसकी दूसरी शादी की ठान ली है। मुझे काफ़ी सदमा हुआ। उसके जाने से जो परेशानियां लाहक होने वाली थीं, उनका खौफ मेरे लिए एक बड़ी उलझन थी। लेकिन रज़िया का जाना लाजमी था। उसको शादी से रोकना क्यों कर मुमकिन था। बिलाखिर वो एक रोज़ खुदा हाफिज कहकर चली गई। मैंने वक्त पर रुखसत किया, उसे काफ़ी अच्छे जोड़े और कुछ रकम दी क्योंकि उसने जैसी हमारी खिदमत की थी शायद फ़ी ज़माना कोई ऐसी मुलाजमा किसी को मुयस्सर आए। रज़िया के जाने के बाद बहुत अरसा तक बग़ैर घरेलू मुलाजमा के वक्त गुजारना पड़ा। आखिरकार साबका मुलाजमा गांव से लौट आई तो मुझे सुकून मिल गया। जुबैदा के आते ही मेरे शौहर का तबादला नज़दीकी शहर हो गया। वो डेरा गाजी खान से मुजफ्फरगढ़ चले गए। उन दिनों दोनों शहरों का रास्ता 2 घंटे से कम ना था। रोड ख़राब था, जबकि अब ये रास्ता सिर्फ 1 घंटे में तय हो जाता है। आज़म कुछ अरसा रोज़ाना मुजफ्फरगढ़ आते जाते रहे। फिर उन्होंने वहाँ एक मकान किराए पर ले लिया। रोज़ का सफ़र उनको थका दिया करता था। वो पीर को जाते, जुमे की शाम को घर आते। 2 दिन हमारे पास गुजार कर दोबारा पीर के रोज़ सुबह सवेरे मुजफ्फरगढ़ चले जाते थे। जुबैदा बीबी का गांव मुजफ्फरगढ़ के करीब था। एक बार जबकि उसका भाई बहुत बीमार था, वो चंद दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव चली गई। जब वापस आई तो उसने एक अजीब खबर सुनाई। उसने बताया, बीबी, मेरा एक रिश्तेदार महकमा सोशल वेलफेयर में चपड़ासी लगा हुआ है। आजम साहब उसको नहीं जानते लेकिन वो उनको जानता है। मेरे उसी रिश्तेदार ने, जिसका नाम हसन है, मुझे बताया है कि आजम साहब ने किराए के मकान में अपने साथ एक औरत को रखा हुआ है। खुदा जाने उनकी बीवी है या कि वैसे ही काम काज के लिए रहती है। खासी खूबसूरत है और उम्मीद से भी है। आजम साहब ने दरअसल हसन से कहा था कि उनको घरेलू काम और खाना पकाने के लिए किसी घरेलू मुलाजमा की ज़रूरत है जो सुबह से दोपहर तक खदमात अंजाम दे सके। तब वो समझ गया कि साहब के साथ जो औरत क़याम पजीर है वो मुलाजमा नहीं। मेरे तो होश उड़ गए। जुबैदा ने कसम दी थी कि साहब को ये हरगिज़ ना बताना वरना मेरी खैर ना होगी। कुछ दिन शदीद इज़्तिराब में गुजरे। बिलाखिर जुबैदा खातून की ही मिन्नत समाजत की कि तुम मुजफ्फरगढ़ जाकर उस बारे में मज़ीद मालूमात लो और अपनी किसी रिश्तेदार औरत को मेरे शौहर के पास घरेलू मुलाजमा के तौर पर भेजो ताकि मुझे इस जरिए से उस औरत की असल हकीकत का इल्म हो सके। ये काम मुश्किल ना था, लेकिन जुबैदा इस काम को सरंजाम देने से डरती थी क्योंकि उसे आज़म का खौफ था। बहरहाल उसने किसी तरह हसन के जरिए अपनी एक रिश्तेदार औरत का बतौर मुलाजमा इंतज़ाम करा दिया। तब मुझे मालूम हो गया कि चची जान की रातों को तीमारदारी करने के दौरान जबकि मैं थकन से चूर गहरी नींद सो जाती थी, रज़िया और मेरे शौहर में कुर्बत हो गई। मालूम नहीं क्यों कर उन्होंने आपस में रस्म राह पैदा कर ली और फिर रज़िया इसी बाइस उम्मीद से हो गई। 3 माह उसने ये राज छुपाए रखा। बिलाखिर उसे आज़म पर बात जाहिर करनी पड़ी। वो भी काफ़ी परेशान हुए और अपना तबादला मुजफ्फरगढ़ करवा लिया ताकि वहाँ रज़िया को साथ रख सके। अब इस मसले का हल सिवाय शादी के और कोई न रहा क्योंकि देर हो चुकी थी और किसी लेडी डॉक्टर ने इस सिलसिले में उनकी मदद की हामी न भरी। आज़म बहुत परेशान थे, हर सूरत इस मसले से छुटकारा चाहते थे, लेकिन ये औरत उनके गले पड़ गई कि मुझसे निकाह करना होगा वरना इस बात को मंजर आम पर ले आऊंगी और आपके बच्चे को जन्म दूंगी। बदनामी से कोई जरिया फरार न पाकर उन्होंने रज़िया की खातिर तबादला कराया
और उसे वहां अपने साथ रख लिया। मैं हकीकत जानकर तड़पने लगी। जुबान भी न खोल सकती थी कि जुबैदा ने कसम दी थी साहब को मेरा ना बताना। बिलाखिर उस वक्त मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया जब आजम 2 हफ्ते तक घर ना लौटे। मैंने अपने जेठ और देवरों को हालात मालूम करने को कहा। एक देवर ने हामी भर ली और वो मुजफ्फरगढ़ चला गया। घर में औरत मौजूद थी जिसने मेरे देवर की आवाज सुनकर पर्दा कर लिया। तब कलीम ने आजम से कहा, भाईजान ये क्या आपने ड्रामा कर रखा है? आपकी अच्छी भली बीवी है, 6 बच्चों के बाप हैं, निकालें इस औरत को वरना हम आपसे कोई वास्ता ना रखेंगे और भाभी को पता चल जाएगा तो महके चली जाएंगी। तब आप 6 बच्चों का क्या करेंगे? आजम खौफजदा हो गए। अपने भाई से मिन्नत की कि किसी को कुछ ना बताना, अब मैं चंद दिनों में इस औरत को निकाल दूंगा। देवर ने आकर बाकी भाइयों को बताया लेकिन मुझे नहीं बताया, बल्कि तसल्ली दी कि परेशान ना हो, वहां कोई औरत नहीं रहती। एक मुलाजमा आती थी, वो काम करके चली जाती थी। अब उसकी जगह एक और मुलाजमा आती है, लेकिन ये दूसरी मुलाजमा काफ़ी बूढ़ी औरत है, लिहाजा वहम को दिल से निकाल दो। एक रोज़ कोई मेहमान उनसे मिलने आया। ये बाहर गए और बैठक में मेहमान को बैठाकर अंदर से कुंडी लगा ली और कुछ देर बातें करते रहे। मेरी छठी हिस्स ने इशारा किया कि ये कोई ख़ास मेहमान थे। तभी मैंने बेटे को भेजा कि जाकर बैठक में देखो कौन आया है। शहरोज़ की उम्र उन दिनों 6-7 बरस थी। वो दौड़ा गया और बैरूनी दरवाजे से बाहर निकलकर बैठक में झांका। वहाँ एक छोटी सी बच्ची और एक औरत जो बुरके में थी बैठी आजम से कुछ कह रही थी। जल्द ही मेहमान चले गए। अब फिर मेरे दिल में शकूक जागे कि ये कौन औरत होगी। आजम से इस्तफसार किया तो कहने लगे, खामखा शक करती हो, कोई बेवा थी, किसी वाकिफकार के हवाले से आ गई। शादी के मौके पर गरीब लोग वैसे ही इमदाद मांगने आ जाते हैं। मैंने थोड़ी सी रकम देकर चलता कर दिया। ज़रूरतमंद औरत थी तो घर के अंदर ले आते, बाहर बैठक में बिठाने की क्या तुक थी। मैंने काफ़ी तकरार की तो देवर जो मुजफ्फरगढ़ जाकर मालूम कर चुका था अपने कमरे से बाहर आ गया और कहने लगा, बस करें ये ड्रामा भाई, आपने वादा किया था कि औरत ना रहेगी, तो अब वो कैसे आ गई? वहाँ के सब लोग कह रहे हैं आपने खुफिया शादी की है और बच्ची भी है। भाईजान, अगर वाकई खुफिया शादी कर ली है और बच्ची भी है तो अब शादी को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आजम को मानना पड़ा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि ये औरत जो उनकी बच्ची की माँ बन चुकी थी रज़िया थी। न जाने किस कमज़ोर लम्हे मुझसे यह ख़ता हो गई और अपने गुनाह को निभाने की खातिर रज़िया को पनाह देनी पड़ी। फिर बच्ची की वजह से छोड़ ना सका, लेकिन अब छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा कि इसे छोड़ना ही होगा, बच्ची भी छोटी है, इसे माँ से छीनकर एक और जुल्म ना करो। लेकिन रज़िया नहीं रहेगी वरना मैं ना रहूँगी। जाहिर है वो 6 बच्चों की माँ को ना छोड़ सकते थे। उन्होंने रज़िया को उसके मैके भिजवा दिया और ख़ुद मुजफ्फरगढ़ से अपने शहर तबादला करा लिया। मुझे दुख तो बहुत पहुंचा, लेकिन फिर शुक्र किया कि सुबह का भूला शाम को घर आ गया था, वरना मेरा और मेरे बच्चों का तो खुदा ही हाफिज था। रज़िया को निकलवा कर भी मुझे चैन न था, हालांकि वो अब उससे ना मिलते थे और कोई नाता भी ना रखा था। यहाँ तक कि बच्ची का खर्चा भी ना देते थे, वरना रज़िया दोबारा घरेलू मुलाजमा क्यों बनती। एक रोज़ का जिक्र है, मैं वसीम के ससुराल मिलने गई तो वहाँ पड़ोस में एक औरत और छोटी सी बच्ची को जाते देखा। वसीम की सास ने बताया कि रज़िया नाम है, किसी अयाश ने पहले तो खुफिया शादी किए रखी, बच्ची हो गई तो अब निकाल दिया है। बेचारी अपना और बच्ची का पेट भरने की खातिर दर दर झाड़ू पोछा करने पर मजबूर है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि इंसान कितना मजबूर है। खौफे खुदा से मेरी रूह लरज़ गई कि मेरे बच्चे तो ऐश कर रहे थे और आज़म की ये बच्ची एक घरेलू मुलाजमा के साथ मारी मारी फिर रही थी। मैं शदीद बीमार पड़ गई और मुझे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। ख्वाब में चचा और चची दिखाई दिए जो कहते, वो भी हमारी पोती है, हमारा खून है, ज़रा सोचो तो। मत पूछिए किस दिल से वसीम के ससुराल के पड़ोस में गई, जहाँ रज़िया फर्श पर पोछा लगा रही थी और उसकी बेटी करीब सेहन में बैठी झाड़ू से खेल रही थी। मेरे ज़मीन ने मुझे रोशनी दिखाई और मैंने बच्ची का हाथ पकड़ लिया जो हूबहू आज़म की तस्वीर थी। तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे बाबा तुमको बुला रहे हैं। उसने माँ की तरफ देखा, ये अभी हमारे साथ आ जाएगी। मैंने रज़िया को सुनाया। वो ऐसे उठ खड़ी हो गई जैसे किसी ने उसे करंट लगा दिया हो। तड़प कर बोली, बीबी यह आपके साथ ना जाएगी, इसे मुझसे जुदा मत कीजिए, हम मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, किसी से कुछ नहीं मांगते। मैं इसे ले जा रही हूँ रज़िया,
क्योंकि इसके बाप ने मुझे इसे लेने को ही भेजा है। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम हमारे साथ रहो या अलग रहना पसंद करो, लेकिन मैं अपने खानदान की इज्जत को यूं दर दर भटकते नहीं देख सकती। मैं उसके हाथ में झाड़ू नहीं देख सकती। रजिया की समझ में मेरी बात आ गई। उसने अपनी बच्ची को ले जाने दिया और 2 रोज बाद वो भी आ गई। मैंने उसे कबूल कर लिया। गरचे मेरे सामने आजम मुझसे बात न करते थे, लेकिन वो मेरे इस अमल से बेहद मशकूर थे। मेरे गुलाम हो गए और मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया, सिर्फ आजम की इस बच्ची की खातिर, जो मेरी कुछ न सही, मेरे बच्चों की तो बहन थी। दोस्तों, हाँ, आजम ने गलती तो की उस मुलाजमा से जो पहले गलत रिश्ता रखा, लेकिन निकाह करके सुधारा भी। और सबसे बड़ी कुर्बानी तो उसकी पहली बीवी ने दी। और रजिया की उस कुर्बानी को भी न भूलें जो उसने आजम के अलग करने पर खामोशी इख्तियार करने और लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटी का पेट पालने के लिए दी। आखिर कुर्बानी सिर्फ औरत ही क्यों दे? दोस्तों, आप क्या कहेंगे आज की वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।